नमस्कार। अभी तक हमने ज्योतिष पढ़ने के लिए अपना माइंड सेट किया है। ये देखा कि ज्योतिष क्या है, इसको हम अपने जीवन से कैसे रिलेट कर सकते हैं, प्लैनेट्स कैसे हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, इस सब की विवेचना संक्षेप में करी। अब हम इस ज्योतिष के फील्ड में धीरे से कदम रखने जा रहे हैं। यानी यूँ समझिए कि ज्योतिष के समुद्र में अब हम उतरने जा रहे हैं। किसी भी फील्ड को, किसी भी विषय को पढ़ने के लिए हमें उसकी ABCD पढ़नी पड़ती है। मान लीजिए आप हिंदी पढ़ना चाहें या इंग्लिश पढ़ना चाहें, उर्दू पढ़ना चाहें, कोई भी विषय पढ़ें तो उसमें बहुत सारी शुरू में डेफिनेशंस आती हैं, परिभाषाएं आती हैं, कैसे अक्षर बनेगा, कैसे शब्द लिखे जाएंगे, ये सब सीखना पड़ता है। तो इसी प्रकार से ज्योतिष में भी हमें बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एक चीज़ आपको फिर से याद दिला दी जाए कि ज्योतिष कैसे काम करती है, इसके विषय में ये कहना सही नहीं है कि जो ग्रह जो हैं उनका स्थूल रूप जो है हमारे शरीर पे कोई प्रभाव डालता है। ये हमने पहले अपने लेक्चर में इस बात को समझा और पढ़ा है। दो सूत्र का हमेशा ध्यान रखिए। एक तो यह है कि वेद वाक्य है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी जैसा इस संसार में है वैसा ही पूरे ब्रह्मांड में चीज़ फैली हुई है। इसको एक और तरह से समझें तो गुरु नानक देव ने कहा था कि एक बीज से सब जग उपजा। कहने का मतलब यह है कि एक ही कॉजेटिव फैक्टर है और एक ही नियम, एक ही रूल सारे विश्व में व्याप्त है। अगर ऐसी बात है तो सभी चीज़ों में समानता है। तो हम अगर एक चीज़ का अध्ययन करके, एनालॉजी बैठा करके किसी दूसरे चीज़ को पढ़ना चाहें तो बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे और एक बीज से सब जग उपजा। कहने का मतलब क्या हुआ है कि अगर हम ग्रहों की दशा यानी प्लैनेट्स की चाल स्पेस में देखें, उसको स्टडी करें और अपने जीवन से उसके कारकत्व को, उनके गुणधर्म को अगर हम अपने जीवन की चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं तो जो ग्रह की चाल बताएगी वही हमारे जीवन का भविष्य होगा। इस प्रिंसिपल पर हम ज्योतिष का अध्ययन करते हैं। ज्योतिष में 3 चीज़ें देखिए मुख्य चीज़ हैं जिनके ऊपर सारी ज्योतिष टिकी हुई है। पहला तो है ज़ोडिएक, जिसका कि हमने पहले चर्चा करी थी। ज़ोडिएक क्या है? जिस रास्ते पर, जिस पाथ पर सूरज चलता है उसको हम एक्लिप्टिक कहते हैं। और इसी एक्लिप्टिक के 7.5 डिग्री ऊपर 7.5 डिग्री नीचे, यानी 15 डिग्री की अगर हम एक बेल्ट बना लें, जैसे हम अपनी पेटी बांधते हैं कमर में, इस प्रकार की बेल्ट जो है स्पेस में, अंतरिक्ष में, उस पर सूरज और सारे ग्रह जो है प्रदक्षिणा करते हैं। तो एक चीज़ तो ज़ोडिएक हुई। दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें चलने वाले प्लैनेट्स हो गए और तीसरी चीज़ हाउसेस हो गई। इन तीनों चीज़ का जो हम नक्शा बनाते हैं उसी को हम हॉरोस्कोप कहते हैं। अब इसमें यह समझने की बात है कि ज़ोडिएक जो है उसके 12 हिस्से किए गए हैं। अब ज़ोडिएक के 12 ही हिस्से क्यों किए गए, ज़्यादा क्यों नहीं किए गए, कम क्यों नहीं किए गए, ये एक फिलॉसफी का विषय है। पर मोटे तौर से हम ये देखें कि हमारे मौसम बराबर बदलते रहते हैं और फिर वही लौट के मौसम आ जाता है। तो ये मौसम क्यों बदलते हैं और कैसे लौट के आ जाता है? तो सूरज का जो एक पूरा चक्कर है वो हमारे सारे ऋतुओं को दर्शाता है और फिर वही रिपीट करता चला जाता है। इसी बीच में अगर हम चंद्रमा को देखें
तो चंद्रमा जो है इस बीच में 12 चक्कर लगा लेता है। तो एक एनालॉजी हम बैठा सकते हैं, तो इसीलिए ये ज़ोडिएक के 12 हिस्से कर दिए। अब इस ज़ोडिएक के 12 हिस्से में हर एक हिस्से का एक नाम रखा गया, उसकी एक पहचान रखी गई, और एक एलिमेंट हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में ये आ गया कि हम इसकी सहायता लेके भविष्य निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ प्लैनेट्स है, जो कि हम देखते ही हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, ये सब प्लैनेट्स हैं। ये सब प्लैनेट्स स्पेस में चलते रहते हैं। ये प्लैनेट चलते चलते जब हमारा जन्म हुआ या किसी भी इवेंट का हम भविष्य निकालना चाहते हैं, तो ये देखें कि जिस वक्त वो समय था जब ये इवेंट हुआ या जन्म हुआ बच्चे का, उस वक्त आकाश में ग्रहों की क्या स्थिति थी। तो उस स्थिति को हम अगर बना लेते हैं नक्शे में, तो उसको हम हॉरोस्कोप बोलते हैं। और एक एलिमेंट हमारे पास ये और मिल गया जिसकी वजह से हम भविष्य बता सकें। तो 2 चीज़ें अभी तक हमने सीखी। एक तो हमारे पास ज़ोडिएक है, उस ज़ोडिएक के 12 हिस्से हैं और प्लैनेट्स हैं। अब तीसरी चीज़ एक और है, हाउसेस। हाउसेस क्या है? हाउस आप ऐसा समझिए कि अगर आप पृथ्वी पर खड़े हैं और पूर्व की तरफ अपनी नज़र डालें, तो हम क्या देखेंगे कि ज़ोडिएकल बेल्ट जो है वो बराबर चल रही है। मतलब पृथ्वी में चक्कर लग रहा है, तो इसलिए ज़ोडिएकल बेल्ट हमें चलती हुई दिखाई दे रही है। तो ज़ोडिएक का जो भी हिस्सा हमें क्षैतिज में दिखाई देता है, उसको हम लग्न बोलते हैं, यानी वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया इवेंट का। अब इसके बिल्कुल पीछे चले जाएं, ये हमारा ईस्ट था, तो इसके बिल्कुल उल्टे चले जाएं तो हमारा वेस्ट आ जाता है, और 2 दिशाओं में नॉर्थ और साउथ आ जाता है। यानी ये 4 दिशाएं हमें मिल गई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसके हम अगर हर क्वाड्रेंट के 3-3 हिस्से कर लें तो 12 मिल गए। तो एक 12 हाउस और मिल गए हमें। और हाउसेस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, जो कि हम ईस्ट में, यानी जो हमारी लग्न थी, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। हाउसेस का स्टार्टिंग पॉइंट और ज़ोडिएक का स्टार्टिंग पॉइंट दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्लैनेट्स का अपना इंडिपेंडेंट लॉन्गिट्यूड होता है, ऐसे हाउसेस का भी लॉन्गिट्यूड है, और ज़ोडिएक अलग चीज़ है। इस चीज़ को दिखाने के लिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, जिसमें कि सारे ज़ोडिएक के 12 हिस्सों के नाम मिलेंगे। हिंदी में है, इंग्लिश में है, उनके सिंबल्स मिलेंगे। इंटरनेशनल सिंबल्स हैं, यानी अगर हम हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, अगर हम सिंबल में लिखते हैं तो हर आदमी समझ सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस चीज़ पे आप कंसंट्रेट करिए। ये हमारे 12 डिवीजन्स ऑफ ज़ोडिएक हैं। इसमें देखिए 12 डिवीज़न बनाए हुए हैं। अगर आप सबसे लेफ़्ट हैंड साइड की चीज़ में देखेंगे तो सीरियल नंबर लिखा है, उसके बाद नेम लिखा है, नेम हिंदी में है, नेम इंग्लिश में है, उसके बाद सिंबल है इस टेबल में, और इसके बाद लिखा है कि क्या जानवर, हर जो ज़ोडिएक का सिंबल है, जो ज़ोडिएक है, यानी 12 में से हर खाने में कोई ना कोई सिंबल बना रखा है उसको दर्शाने के लिए। तो अगर हम सबसे पहला देखें तो हम देख रहे हैं कि मेष लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में इसको एरीज बोलते हैं, और इसका सिंबल ये दिखा रखा है, इस तरह से दिखाते हैं इसको, मेष को। और इसका रिप्रेजेंटेटिव जानवर कौन है? बुल है, यानी उसको रैम भी बोलते हैं। रैम बुल नहीं, रैम ही है। रैम ये माने जो मेढ़ा बोलते हैं इसको, जो भेड़ होती है वो। दूसरा जो है वृषभ है हिंदी में, इंग्लिश में टॉरस है, उसका सिंबल ये बना, और ये बुल है। तीसरा मिथुन है, इसको जेमिनी बोलते हैं, इसका सिंबल ये है।
और इसका रिप्रेजेंटेटिव साइन जो है वो एक लड़का और एक लड़की है। चौथा जो है वो कर्कट हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में लियो, इसको इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं। इसका सिंबल ये दिखाया हुआ है और इसका जो सिंबल है वो क्रैब है, केकड़ा। ऐसे ही पांचवी सिंह है, हिंदी में, इंग्लिश में लियो, उसका रिप्रेजेंटेटिव अक्षर ऐसा है और जो जानवर उसको रिप्रेजेंट करता है वो शेर है। छठे में कन्या राशि आती है, इंग्लिश में वर्गो बोलते हैं, साइन ये है इसका। और एक मेडन लड़की जो है वो इसका सिंबल है। इसके बाद तुला राशि आती है जिसको लिब्रा बोलते हैं, लिब्रा का सिंबल ये है। और जो तराजू होता है हमारा वो उसका रिप्रेजेंटेटिव सिंबल है। इसके बाद वृषभ आती है, वृश्चिक। वृश्चिक इसका स्कॉर्पियो इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इसका साइन ये हो गया। और जो एनिमल इसको रिप्रेजेंट करता है, जो रेप्टाइल इसको रिप्रेजेंट करता है वो स्कॉर्पियन है, यानी बिच्छू है। इसके बाद हमारी आती है धनु, इंग्लिश में सेजिटेरियस, इसका सिंबल ये हो गया। और किस जानवर से रिप्रेजेंट होती है, ये घोड़े से और आदमी से, दोनों से मिलकर के रिप्रेजेंट होती है। जिसका पीछे का हिस्सा तो घोड़े का है और आगे का हिस्सा आदमी का है। और अपने हाथ में ये तीर कमान पकड़े हुए है और बिल्कुल चलाने के लिए तैयार है, ये इसका सिंबल है। इसके बाद 10th साइन जो है मकर है, इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इसके लिखने का तरीका, इसको रिप्रेजेंट करने का साइन ये है। और इसके दो सिंबल चलते हैं। एक सिंबल में तो कहते हैं कि गोट है, यानी बकरी है ये, और पहाड़ पे चढ़ती हुई बकरी है। दूसरा कहते हैं कि क्रोकोडाइल है और उसका मुंह जो है वो हिरन का है। 11वां है कुंभ राशि, इसको एक्वेरियस बोलते हैं, इसका सिंबल ये हो गया। और एक आदमी है, घड़े में पानी लिए है और पानी उससे लौट रहा है, गिरा रहा है। 12वां जो है वो मीन राशि है, इसको पाइसेस बोलते हैं, सिंबल ये है। और ये दो मछलियां जो हैं उल्टे डायरेक्शन में तैर रही हैं, यानी एक मछली का मुंह तो दूसरी मछली का पूंछ, और ये अक्सर इसको जुड़ा हुआ दिखा देते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इसको बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि देखिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो ये कोर्स कहें या इसको लेक्चर सीरीज़ कहें, ये मैंने उनके लिए बनाई है, ये सोच के कि जिन्हें बिल्कुल ज्योतिष नहीं आता वो लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो मेरा मत ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल्स लिखने का कोशिश करें। जैसे हिंदी में लिख सकते हैं एरीज़ है या मेष है, वो छोड़ के आप सिंबल लिखिए। जैसे एरीज़ का सिंबल ये है, टॉरस का ये है, जेमिनी का ये है, कैंसर का ये है। इनको अगर आप याद कर सकते हैं और इनका अभ्यास कर ले तो बड़ा अच्छा होगा। एक तो जल्दी से लिख भी सकते हैं, और इंटरनेशनली जो आप हॉरोस्कोप बनाएंगे, कोई भी चीज़ बनाएंगे, वो किसी भी देश का व्यक्ति हो, कहीं का भी हो, वो उसको तुरंत समझ जाएगा। तो ये तो हमने क्या देखा कि ज़ोडिएक है, ज़ोडिएक के हमारे 12 हिस्से हैं और हर हिस्से को हम किस नाम से बुलाते हैं, उसका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल या ह्यूमन बॉडी क्या है और इसका सिंबल क्या है, ये हमने पढ़ लिया। अब अगर हम प्लैनेट्स के बारे में देखें तो हमारे प्लैनेट्स में कौन कौन आता है। एक तो सन आता है, सूर्य है। हालांकि सूर्य के चारों तरफ सब घूमते हैं तो सूर्य को हम प्लैनेट नहीं मानते। सूर्य तो एक सेंट्रल बॉडी है, उसके चारों तरफ जो जो चीज़ घूमती है उसको हम प्लैनेट कहते हैं। पर क्योंकि हम पृथ्वी पे हैं और पृथ्वी को सेंटर मान के सब चीज़ की गणना कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा सिस्टम जियोसेंट्रिक सिस्टम है, यानी पृथ्वी को केंद्र मानते हुए। तो उसमें हम देखते हैं पृथ्वी के चारों तरफ सब प्रदक्षिणा कर रहे हैं। इसमें आप देखिए कि हिंदी में सन को क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं, इंग्लिश में सन कहते हैं। सन का सिंबल ये है। अब यहाँ पे ये
मतलब थोड़ा समझने के लिए मैंने दूरी लिखी है कि कौन सा ग्रह किससे कितनी दूरी पे है, यानी सूरज से कौन सा ग्रह कितनी दूर है। तो और इस खाने में ये लिखा है कि कितना टाइम, यानी उसकी किरणों को सूरज तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अभी क्योंकि यहाँ पे देखिए सूरज ही प्लेनेट है, यानी सूरज है, और सूरज से सूरज की दूरी क्या ज़ीरो होगी। सूरज से सूरज को टाइम पहुँचने में ज़ीरो लगेगा। ये दूरी जो हमने किलोमीटर में नहीं लिखी है, ये दूरी जो AU यूनिट्स में है, AU माने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, और 93 मिलियन माइल्स जो होता है वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। यानी बहुत लंबी लंबी चीज़ है, उसको बाद में बोलना इतने लाख किलोमीटर या इतने लाख मील, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो AU यूनिट्स में बोलना आसान हो जाता है। तो सूरज से सूरज की दूरी तो ज़ीरो है। उसके बाद देखिए सूरज के पास जो ग्रह है वो बुध ग्रह है, जिसको इंग्लिश में मरक्यूरी बोलते हैं। मरक्यूरी का सिंबल ये हो गया, और मरक्यूरी की दूरी सूरज से 0.39 है, AU है, और उसके टाइम को वहाँ तक पहुँचने में 3 मिनट लगते हैं। यानी सूरज की रोशनी अगर आज अभी शुरू की जाए तो 3 मिनट बाद जो है वो बुध ग्रह पे पहुँचेगी। अगला प्लेनेट देखिए वीनस है, यानी सूरज से सबसे पास बुध हो गया, फिर उसके बाद वीनस ग्रह आया। वीनस ग्रह है, उसको शुक्र हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में वीनस बोलते हैं, और ये जो है वीनस का सिंबल है, और इसकी डिस्टेंस जो है सूरज से 0.72 AU है, यानी 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। वेयर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, 93 मिलियन माइल्स। इसकी रोशनी को उस ग्रह तक पहुंचने में 5.9 मिनट्स लगेंगे। उसके बाद हमारा अर्थ आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है। हिंदी में पृथ्वी बोलेंगे, इसको इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं। इसका सिंबल ये है, एक सर्कल है, उसके अंदर क्रॉस बना हुआ है, और इसकी दूरी 1 AU है, यानी जो 93 मिलियन माइल्स की जो दूरी है वो हमारी सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी है। इसी को आधार मानते हुए इसको एक यूनिट माना गया है, और इसी से कंपेयर करते करते सारी डिस्टेंसेस लिखे गए हैं। इसकी रोशनी को पहुंचने के लिए यहाँ पे कितना टाइम लगा, 8.3 मिनट्स लगे। अगला देखिए मंगल है, मंगल का ये सिंबल है, इतना इसका 1.572 AU डिस्टेंस है, और ये टाइम है। इसी प्रकार से अगला जो आता है वो सैटर्न है, उसके बाद राहु है, फिर केतु है, फिर यूरेनस है, और फिर यूरेनस है, ये नेपट्यून है, और ये प्लूटो है। अब राहु केतु के विषय में आपको बताएं कि ऐसे कोई ग्रह आकाश में दिखाई नहीं देंगे। अगर आप चाहें कि हम देख लें, भाई जैसे आप चंद्रमा देख सकते हैं, बुध देख सकते हैं, आप कहें मैं राहु दिखाओ मैं, तो राहु कोई ग्रह नहीं है, एक सिर्फ मैथमेटिकल पॉइंट है। यानी मून जो है इक्लिप्टिक को जहाँ काटता है, 2 जगह काटता है, एक तो नॉर्थ की तरफ काटता है और एक साउथ की तरफ काटता है। जहाँ नॉर्थ की तरफ मून जो है इक्लिप्टिक को काटता है उसको हम नॉर्थ नोड बोलते हैं या राहु बोलते हैं, और साउथ की तरफ जहाँ काटता है उसको हम साउथ नोड बोल सकते हैं या हम केतु बोल सकते हैं। इसको राहु को लोग ड्रैगन्स हेड भी बोलते हैं और केतु को ड्रैगन्स टेल बोलते हैं। इसके बाद 3 ग्रह और हैं, जो कि एक तो हर्षल है, H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको यूरेनस बोलते हैं। उसके बाद नेपट्यून है, और उसके बाद प्लूटो है। इन 3 ग्रहों का हम अपने पराशरी ज्योतिष में इस्तेमाल कम करते हैं, पर यह है कि अब क्योंकि ये ग्रह पता चल गया इन ग्रहों का, तो हमें इसका भी हिसाब लेना चाहिए। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसका हिसाब लिया जाता है। अब इतना समझने के बाद हमें ये देखना है कि इसका हम नक्शा कैसे बनाएं। यानी हमने ये देख लिया कि हाउसेस क्या चीज़ है, हमने ये भी देख लिया प्लैनेट्स क्या चीज़ है, ज़ोडिएक क्या चीज़ है, तो हम इसका नक्शा कैसे बनाएं। तो इसका नक्शा यानी इसको कागज़ पे खींचने की 2 पद्धतियां हैं। पद्धतियाँ तो और भी बहुत सारी हैं, पर मुख्य रूप से हम 2 पद्धतियों का जिक्र करेंगे। एक तो दक्षिण भारतीय पद्धति है और एक उत्तर भारतीय पद्धति, यानी साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ
हॉरोस्कोप मेकिंग एंड नॉर्थ इंडियन स्टाइल। अब साउथ इंडियन स्टाइल देखिए मैंने ये आपको डायग्राम बना रखा है यहाँ पे। इस डायग्राम में क्या है कि अगर यहाँ से गिनना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 यानी 12 खाने हो गए। साउथ इंडियन स्टाइल में ये खाना जो है ज़ोडिएक का एरीज होता है और ये फिक्स रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी लग्न जो है, मान लीजिए कि जब हमने पूरब की तरफ देखा तो जो साइन उदय हो रहा था वो अगर दूसरा साइन है यानी ये वाला साइन है तो हम इस साइन में एल लिख देंगे यानी लगन मान लेंगे और ये इसमें राशियां फिक्स रहती हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पर नॉर्थ इंडियन स्टाइल क्या है, उसमें हॉरोस्कोप इस तरह से बनाते हैं। एक रेक्टेंगल खींच लिया, उसके बाद इसमें ये क्रॉस बनाया और इसमें एक रेक्टेंगल ऐसे खींच लिया। ये हमारा नॉर्थ इंडियन स्टाइल है। इस नॉर्थ इंडियन स्टाइल में क्या है, अगर आप ये देखें कि यहाँ लिखा है 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये क्या है, ये ज़ोडिएकल साइंस है। यानी इस हॉरोस्कोप में ये जो नंबर लिखे जाते हैं ज़ोडिएक के, देखिए ये ज़ोडिएक के डिविजन्स हैं। ज़ोडिएक का कौन सा साइन दिख रहा था जब ईस्ट डायरेक्शन में जब हमारा जन्म हुआ या किसी भी इवेंट के बारे में हम जानना चाहते हैं तो पूरब की तरफ जो भी हमें दिखता है उसको हम लगन बोलते हैं। और जो ज़ोडिएक का साइन दिखा हमें यानी ज़ोडिएक का जो खाना दिखाई दिया हमने उसमें यहाँ इसका नंबर लिख लिया। अब एक चीज़ और देखिए कि हमने कहा था कि 3 चीज़ों पे आधारित है ज्योतिष का नक्शा। एक तो हाउसेस हैं, एक ज़ोडिएक है और एक प्लैनेट्स हैं। तो हमने ये देख लिया कि ये तो ज़ोडिएकल साइंस हो गए हमारे इस हॉरोस्कोप के इस नक्शे में। ये ज़ोडिएक के साइन मिल गए आपको यहाँ लिखे हुए। प्लैनेट्स जो हैं हमारे ये हैं, इन प्लैनेट्स को हम इसके अंदर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी हमें इतना ही समझना काफ़ी है कि किसी भी नक्शे में अगर ये चीज़ दिखाई दे तो ये आप ज़ोडिएकल साइंस समझिए। हम लोग की नॉर्थ इंडियन पद्धति में ये हाउस जो हमेशा लगन होता है। साउथ इंडियन पद्धति में अगर आप देखें तो ये साइन हमेशा एरीज का यहीं बैठता है, पर हमारे यहाँ लग्न यहाँ बैठेगा और साइंस बदलते चले जाते हैं सारे। अब इस नक्शे में ये क्या दिखाया है, रोमन में लिखा है 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4, 5। ये क्या है, ये हमारे हाउसेस हैं। यानी लग्न को हम पहला घर मानते हैं, उसके बाद जो दूसरा घर आया वो ये है। तो इस तरह से चलता है। तो ये मानिए कि हमारे पास 3 चीज़ें जो एस्ट्रोलॉजी की हैं जिससे कि हम हॉरोस्कोप बनाते हैं, जो मुख्य चीज़ें हैं। एक है हमारे पास ज़ोडिएक, दूसरा हमारे पास है प्लैनेट्स और तीसरा हमारे पास हाउसेस हैं। हमने इन तीनों चीज़ों को अभी अपने उसमें देख लिया कि किस तरह से करते हैं। इस चीज़ को आप याद ज़रूर कर लीजिएगा कि इनके सिंबल्स कैसे हैं, प्लैनेट्स के और हमारे इसके ज़ोडिएकल साइंस के सिंबल्स। इसको हम और डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।